हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके संबंध में पढ़ेंगे। यह प्रश्न कक्षा 10वीं के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक थ्योरम दिया है, एक प्रमेय दिया है जो कि समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो इसके जो प्रमेय है उसी के नाम पर उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ये कोण 90 अंश है, मान लो ये ABC है। ये समकोण त्रिभुज है। जो तिरछी लाइन रहता है उसको हम कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसे आधार, और AB लंबवत है उसको हम कहते हैं लंब। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इस प्रकार से होता है, कथन का कहने का मतलब है इस कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा, शेष 2 भुजा मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से यदि कोई 2 भुजा दिया हुआ हो, चाहे लंब और या आधार दिया हो, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, या कर्ण दी और आधार दिया तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा अगर दिया हो तो हम तीसरा भुजा इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, लिख लेते हैं इसको। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो आपको पाइथागोरस का प्रमेय भी याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, हर कक्षा में आपका काम आएगा। तो ये प्रमेय याद होना चाहिए और ये सूत्र याद होना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किसी भी प्रमेय को रटते हैं, अगर हम उसको समझते हुए पढ़ते हैं तो उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम चित्र के माध्यम देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा लंब का वर्ग और आधार वर्ग के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम इस कर्ण को आधार मानते हुए, चलिए यहां पर समझते हैं, इसको व्यवहारिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लो ये ABC, इस कर्ण को आधार मानते हुए एक वर्ग बनाते हैं। हम जानते हैं कि जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। चलिए मान लो ये एक वर्ग है, लंब को आधार मानते हुए एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए मान लो एक वर्ग है, इसी प्रकार से इसको भी हम आधार मानते हुए वर्ग बनाते हैं। तो यहां पर 3 वर्ग दिखाई दे रहा है। मान लो ये इसका नाम B है, इसका नाम C है
और इसका नाम A है। तो कहने का मतलब है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं b का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस c का वर्ग। इस प्रकार से भी हम व्यवहारिक ढंग से समझ सकते हैं। तो ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसको हम अन्य ढंग से कह सकते हैं b का वर्ग इज इक्वल टू a वर्ग प्लस c वर्ग, या हम इसी को लिख सकते हैं कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये हम तीनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो इसका नाम ले देते हैं ABC। मान लो AB समकोण त्रिभुज है जिसमें से B समकोण है, 90 अंश है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, दिया है, दो भागों में इसको बांट लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहेंगे। तो मान लो कोण B समकोण है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के फल के बराबर होता है। यहां पर जो लंब रहता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हमें इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, इसमें कुछ हमें एडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, बिंदु B से AC पर लंब, इसका नाम कर देते हैं मान लो BD। AC पर लंब BD खींचते हैं। तो यहां पर रचना में लिखेंगे, रचना BD लंब खींचा AC पर। ये हमने रचना कर दिया। BD हम लंब खींचते हैं, ऐसे BD जब हम रचना करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अब त्रिभुज की संख्या 3 हो जाता है। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABD और तीसरा त्रिभुज है BCD। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां हम उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो जो बड़ा त्रिभुज है ABC उसको हम छोटे त्रिभुज ABD से हम समरूपता ज्ञात करेंगे कि वो दोनों समरूप है। इसी प्रकार से हम मूल त्रिभुज ABC में त्रिभुज BCD ये दोनों समरूप है, ये दिखाना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ABC जो कि मूल त्रिभुज है, उसके बाद अभी जब डिवाइड किए हैं तो त्रिभुज बना है ABD। इन दोनों त्रिभुज के संबंध में हम समरूपता पहले ज्ञात करते हैं। तो समरूपता के बारे में कहते हैं कि वह दो त्रिभुज जिसके संगत भुजा अनुपातिक हो तथा संगत कोण बराबर हो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर दूं, वह त्रिभुज, वे दो त्रिभुज जिसके संगत भुजा अनुपातिक हो तथा संगत कोण बराबर हो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से समरूपता के लिए कम से कम 3 कोण और भुजा में से कम 3 एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए या अनुपातिक होना चाहिए, तब हम उसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो हम देखते हैं
इस त्रिभुज को थोड़ा समझने के लिए यहां पर रफ में खींच लेते हैं। मान लो ये मूल त्रिभुज हो गया, रफ में हम समझने के लिए ए बी सी ये मूल त्रिभुज हो गए। अब इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से हम रख देते हैं ताकि वो समरूप दिखे। ये हम पलटा के इसी प्रकार से रख देते हैं ताकि वो समरूप टाइप दिखे। हम देखते हैं कर्ण नीचे में है तो इसका कर्ण को हमें नीचे लाना है। कर्ण क्या है? ए बी है। कर्ण अगर हम ऐसे पलट देते हैं तो ये डी ऊपर चला जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा और ये हो जाएगा ए यहां पर आ जाएगा और बी यहां पर आ जाएगा। तो हम समझने के लिए इस त्रिभुज को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए हैं ताकि उसको हम समझने में आसानी हो कि उनका संगत भुजा और संगत कोण क्या है। तो देखिए हमने इसको पलट दिया तो डी ऊपर चला गया, ए यहां पर आ गया और बी यहां पर आ गया। तो ये देखो, अब देखो समरूप दिख रहा है। तो देखते हैं यहां पर देखिए कोण ए दोनों के लिए है, अर्थात वही कोण त्रिभुज ए बी सी में है और वही कोण त्रिभुज ए डी बी में है। तो हम चूंकि ए और बी ए दोनों में है इसलिए हम इसको उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं। कोण ए बराबर होगा कोण ए के, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से इस त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। इसके पश्चात देखते हैं ये कोण 90 अंश है और ये भी कोण 90 अंश है। देखिए यहां पर कोण बी को हमने 90 अंश बताया है और ये कोण डी लंब खींच रहे हैं मतलब 90 अंश, दोनों 90 अंश है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, ये दोनों 90 डिग्री होगा। दो चीज पता चल गया। अब हम अगला देखते हैं कि भुजा ए बी को देखते हैं, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। यहां पर भी ए बी है और ये यहां पर भी ए बी है। तो क्या हो जाएगा? भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है तथा दो भुजा बराबर है। दो भुजा बराबर है तो हम इसको हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। अतः त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। समरूपता के लिए कंडीशन है कोण और भुजा में से कोई तीन एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए या अनुपातिक होना चाहिए, तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों समरूप है तो इस नियम का नाम हो जाएगा कोण भुजा कोण प्रमेय से, नियम से। चूंकि इसमें दो कोण बराबर है और एक भुजा, इसलिए ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। अब आगे देखते हैं यदि त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा अनुपातिक होते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए ए बी बटे इस भुजा के संगत भुजा है ए डी, ए बी बटे हो जाएगा ए डी बराबर, दूसरा हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं आधार को ले लेते हैं, इस पर सॉरी कर्ण को ले लेते हैं ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। इस त्रिभुज का आधार कहना चाहिए ए बी है और इसका है ए डी, ये दोनों अनुपातिक हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी कर्ण और इसका कर्ण। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हम आगे तिर्यक गुणा कर देंगे, ए बी को ए बी से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग और ए डी को हम गुणा करते हैं ए सी से, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यही प्रक्रिया हम अन्य दो त्रिभुज के लिए करते हैं। त्रिभुज ए बी सी जो कि मूल त्रिभुज है, इसको हम समरूपता बताना है
त्रिभुज बी सी डी के साथ, पुनः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी सी डी से, इसमें देखेंगे। तो यहां भी देखते हैं, इसमें कोण C बराबर होगा कोण C के। इसमें देखिए कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से बराबर हो गया। इसी प्रकार से भुजा BC उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इसी प्रकार से देखते हैं कोण B, यहां पर बड़ा त्रिभुज ABC में समकोण है और यहां पर कोण CDB ये कोण समकोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BDC, ये कोण दोनों 90 डिग्री है। तो यहां पर भी देखिए दो कोण बराबर है और एक भुजा, ये हम कह सकते हैं ये भी समरूप है। तो अतः त्रिभुज ABC एवं समरूप है त्रिभुज BDC, ये दोनों समरूप होगा। ये भी हो जाएगा कोण भुजा कोण नियम से, इस नियम के तहत ये दोनों समरूप है। अब समरूप है तो इसमें भी संगत भुजा अनुपातिक होगा, तो यहां पर भी इसको रफ में कर लेते हैं। ABC जो कि मूल त्रिभुज हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इसका कर्ण नीचे है तो इसके कर्ण को हम नीचे कर लेते हैं, अर्थात BC नीचे हो जाएगा BC और ये D ऊपर चला जाएगा। तो दोनों में हमें देखना है, भुजा अनुपातिक करना है, तो ये हो जाएगा BC, सबसे पहले हम BC को लेना है, BC बटे इसका क्या हो जाएगा CD, तो ये हो जाएगा BC बटे CD। इसी प्रकार से इसका कर्ण को देखते हैं AC बटे हो जाएगा BC, AC बटे BC। तो पुनः आपस में हम तिरक गुणा कर देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा BC का वर्ग इज इक्वल टू CD इंटू AC। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आगे हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, यहां पे प्राप्त हुआ है, और ये समीकरण 2 यहां पे प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ देते हैं। को जोड़ने पर तो ये प्राप्त हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड का इसका राइट साइड हो जाएगा AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस इधर है राइट साइड में है, राइट साइड में इसका दो समीकरण 2 में प्राप्त हो रहा है CD इंटू AC। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर मैं आगे हल करना चाहूंगा। चलिए यहां पर ये हो गया AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। आगे यहां पर देखते हैं AC दोनों में है, तो AC को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा AC बाहर निकल गया, तो अंदर में बचा है AD प्लस CD, AD प्लस CD बच गया। अब AD और CD को जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए AD और CD को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, AC प्राप्त हो रहा है। तो हम AD प्लस CD की जगह में AC लिख सकते हैं, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग इज इक्वल टू AC, इसके जगह हम लिख सकते हैं इंटू AC। AC को AC से गुणा करते हैं तो AC का वर्ग हो जाएगा, तो AB का वर्ग
प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और यही पाइथागोरस प्रमेय है जिसको हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसको अभ्यास करना जरूरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।